मित्रों, नमस्कार। आज हम गुजरात के व्यापार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम गुजरात का एक मैप देखेंगे। मैप दिखाइए जरा। ये जो है भारत का नक्शा है जो हिंद महासागर के संदर्भ में, पश्चिमी हिंद महासागर के संदर्भ में हमें देखने को मिल रहा है। इसमें गुजरात की स्थिति दिखाई है। गुजरात की एक बहुत ही लंबी कोस्टल लाइन है जो कच्छ, काठियावाड़ और साउथ गुजरात को विश्व के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। अगर अनन्य काल से हम देखें, प्राचीन काल से देखें, तो गुजरात लगातार हर दिशा में जाता रहा है, चाहे वो उत्तर पूर्व की दिशा हो, चाहे दक्षिण पूर्व की दिशा हो, या हिंद महासागर हो, या कोई अन्य क्षेत्र हो। ये तो समुद्री रास्ता है। अन्यथा गुजरात जो है मारवाड़, मेवाड़ के इलाकों से वेस्ट एशिया, मध्य एशिया, इन हिस्सों से भी जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, गुजरात का जो है यूरोप के साथ में भी प्राचीन काल में संबंध रहा है। आज हम 17वीं शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमें ये जानना चाहिए कि 17वीं शताब्दी की विशेषता क्या है। 17वीं शताब्दी को आज के विषय के लिए क्यों चुना गया है। 17वीं शताब्दी को अगर अंकों की दृष्टि से देखा जाए तो 17वीं शताब्दी जो हैगी तब शुरू होती है जब अकबर का काल जो है भारत के अंदर स्थापित हो जाता है 1556 AD में। अकबर जब शासक बन जाता है तो उसको आभास होता है कि गुजरात एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है और वहाँ का जो है हमें शासन करना चाहिए। गुजरात पर विजय पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस तरह 1573 में जो है गुजरात पर विजय पाई। और इस विजय को उसने अलंकृत करने के लिए आगरा में फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया। लेकिन उसका कार्य यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। उसने यहाँ पर सुप्रशासन दिया और उस प्रशासन की जानकारी हमें मध्यकाल के अबुल फजल के द्वारा रचित आईन अकबरी से बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन क्योंकि हम व्यापार की बात कर रहे हैं तो हमें व्यापार का आंकलन करना पड़ेगा। केवल कमोडिटीज़ में नहीं, कौन सी वस्तुएं जो थीं जिनका आयात निर्यात किया जाता था या लोगों तक इंटरनल या आंतरिक इलाकों में पहुंचाई जाती थी, हमको उसका मूल्यांकन करना है। वस्तुओं की कीमतों के अंदर, वस्तु की मात्रा के अंदर, और ये वस्तुएं किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ली जा सकती थी। ध्यान योग्य देने वाली बात यह है कि जो आंतरिक व्यापार था, जो सड़क के माध्यम से या ज़मीन के माध्यम से होता था, वो तो कर आपकी जो व्यवस्था थी उसको सुचालित करता था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुनाफा होता था वो जो था व्यापार के द्वारा होता था। गुजरात का ही एक ऐसा अंग है जहाँ पर सबसे पहले अरब आए। गुजरात का ही वो हिस्सा है जहाँ पर सूरत में 1611 में सबसे बड़ी पहली फैक्ट्री स्थापित की। पोर्चुगीज़ भी गुजरात में आए। डच ने भी गुजरात के अंदर जो हैगा अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। तो जो गुजराती व्यापारी है, गुजराती व्यापारियों में जो है बनिया है, भाटिया है, लोहाना है, खोजा है, बोरा है। हिंदू एवं मुस्लिम वर्ग दोनों ही प्रकार के व्यापारियों ने अपने आप को दूर दराज देशों तक ले जाने की कोशिश की और बहुत सारा व्यापार जो था आयात और निर्यात के रूप में लाने की कोशिश की। अभी हम थोड़ी देर पहले अकबर के विषय में बात कर रहे थे। जब अकबर ने गुजरात के हिस्से में सुशासन स्थापित कर दिया तो उसको इस चीज़ में भी ध्यान देना पड़ा कि जो हैगा मेरे व्यापारी दूर दराज तक कैसे जा सकते हैं। दूसरा जो गुजरात का स्थान है वो जो है धर्म के क्षेत्र में भी है, क्योंकि जितनी भी यात्राएं मक्का मदीना के लिए होती थी वो गुजरात की ही कोस्ट लाइन से, गुजरात के ही बंदरगाहों से जाती थी। तो अगर हम पूरी की पूरी कोस्ट लाइन देखते हैं तो हमको जो है कम से कम 300 के करीब बड़े बंदरगाह, जिनको कि हम बंदर, और छोटे बंदरगाह जिनको हम बाड़ा कहते हैं, वो मिलते हैं। तो जो हमारा गुजराती व्यापारी है हमें उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम जो है दक्षिण गुजरात की बात करेंगे और वहाँ के मुख्य बंदरगाहों की बात करेंगे। 17वीं शताब्दी के संदर्भ में हमें सूरत के बारे में बात ज़रूर करनी पड़ेगी। तो सूरत एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। तो सूरत को जो है सुव्यवस्थित करना, सूरत पर जो है कर लगाने की उचित व्यवस्था करना, जो यूरोपियन आ रहे हैं
उन लोगों के साथ संबंध स्थापित करना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। तो शासन जो था, व्यवस्था की गई, लेकिन सूरत 17वीं शताब्दी में एक बहुत ही अलग तरीके से उभरा, क्योंकि शासक कंट्रोल नहीं कर रहा है व्यापार को, यहाँ पर जो हैगा मर्चेंट कर रहा है। जो सूरत का वानिया है, सूरत का जो सौदागर है, वो कर रहा है। और इनफैक्ट हमको बहुत सारी गुजराती पुस्तकें उस वक्त की मिलती हैं जो सूरत का व्यापार दूर दराज देशों में होता था। तो सबसे पहले तो हम अपना नज़दीकी पड़ोसी जो है ईस्ट अफ्रीका, उसको देख सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेशिया तक जाता था। तो चाहे तो ईस्ट अफ्रीका के बंदरगाह थे या जो थे दक्षिण पूर्वी एशिया के बंदरगाह थे, वहाँ पर जो है बंदरगाहों की जो व्यवस्था करता था, वहाँ पर जो डिप्लोमेटिक टाइज दूर दराज देशों से आने वाले व्यापारियों के साथ संबंध स्थापित करते थे, वो जो है गुजरात के ही व्यापारी होते थे। ईस्ट अफ्रीका के अंदर आप जाते हैं स्वाली कोस्ट पे, तो देखते हैं जांजीबार आइलैंड है, वहाँ पर बहुत सारे गुजराती जो थे आ गए थे। ये भाटियास थे, ये उससे पहले ओमान में स्थापित थे, और ओमान के सुल्तान को जब यहाँ पर आना पड़ा तो उनके साथ ये जो थे इधर आ गए थे। जो कमोडिटीज़ इनकी रही ट्रेड में, वो हर प्रकार की वस्तुएं थी, जैसे टेक्सटाइल से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, तो कपड़ा बनकर जाता था, कॉटन जाता था। अंग्रेज़ तो कॉटन लेने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उसी प्रकार से डच, उन्होंने भी कोशिश की, जब सूरत पर से उन्होंने अपना होल्ड खो दिया 17वीं शताब्दी में, और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में उन्होंने जो है दूर बंदरगाहों में देखने की कोशिश की। और इस संदर्भ में हमको जो है कच्छ और काठियावाड़ को देखना चाहिए। तो कच्छ का जो पोर्ट्स थे, जो लखपत से लेकर झांगी तक जाते थे, आप ईस्ट वेस्ट से चलें तो ईस्ट की तरफ आते हैं तो पूरी एक सीरीज़ मिलती है। तो ये पोर्ट्स जो थे, हम गुजराती व्यापारियों को और डच व्यापारियों को साथ लाने में कामयाब रहे। हमें मध्यकाल की जो है 18वीं शताब्दी में ये पता लगता है कि डच जो थे 17वीं शताब्दी में जब सूरत से हटा दिए गए, तो 18वीं शताब्दी में उन्होंने कच्छ के बंदरगाहों पर अपनी पड़त बनाने की कोशिश की, और उनका जो सबसे ज़्यादा ध्यान था वो कॉटन को या रुई को ले जाकर अपने उत्पादन करने में था। इतना ही नहीं हैगा कि जब हम व्यापारियों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये व्यापार किस तरीके से हो रहा है। तो गुजराती जो व्यापारी था वो ये कोशिश करता था कि उसके खुद ही जहाज़ हों, खुद ही जो है समुद्र में चलने वाले जहाज़ हों। तो उन्होंने जो है अरब के साथ में रहकर, अरब जो व्यापारी आते थे उनके साथ मिलकर, या पहली जो प्राचीन पद्धति से वो जो थे नावें और बड़े बड़े जहाज़ बनाते थे, उनके साथ उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और उसके बाद उन्होंने कोटिया बनाया। ये कोटिया जो थे बनकर बाहर जाते थे। तो इसमें होता क्या था कि जो गुजराती या हमारा गुजराती व्यापारी है, वो उस जहाज़ का ओनर होता था, और उस जहाज़ को चलाने के लिए जो नाखुदा होता था, वो जो था एक अच्छा लायक पायलट होता था, जिसने पूरी नॉलेज जो है सदियों से हासिल की होती। कई बार वो नाखुदा और उस जहाज़ का मालिक भी होता था। एक बहुत बड़ी क्रू होती थी जो विभिन्न कोस्ट लाइन के आगे जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनके, तो जैसे तंदेल्स हैं, खलासी हैं, ये लोग रहते थे, लेकिन ये भी व्यापार में किसी न किसी तरीके से योगदान देते थे। अगर भाटिया बहुत बड़ा व्यापारी है जिसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, तो जो हैगा छोटा खलासी है या तंदेल है, वो भी छोटे छोटे ट्रेड में लगा रहता था। और एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह गुजरात में, साउथ गुजरात से होते हुए, बॉम्बे से सूरत को जोड़ते हुए, सूरत से वो जो है खंबात की खाड़ी में जोड़ते हुए, ओखा से जोड़ते हुए वो लोग झांगी है या मांडवी है, मांडवी 1581 के अंदर जो है आता है, 16वीं शताब्दी के अंदर अस्तित्व में। तो इस तरीके से जो है ये गुजरात के अंदर व्यापार होता था। अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि गुजरात से तो जो सामान जा रहा है वो भारत के अंदर या गुजरात के हिंटरलैंड में उत्पाद की हुई हैं, लेकिन दूर दूर से कौन सा सामान वो लेके आ रहे हैं, मांडवी हो या सूरत हो या खंबात हो, कैम्बे, ये जो थे अपने अपने समय काल में 17वीं शताब्दी में अपनी अपनी इम्पोर्टेंस के साथ जो है बाहर का सामान जो थे यहाँ लेकर आते थे। जैसे कि अगर ईस्ट अफ्रीका के अंदर आपको जो है आइवरी का काम मिल रहा है, तो आइवरी आती थी और यहाँ पर जो है दस्तकार जो थे उन बैंगल्स को बनाते थे। फिर वो दूर दराज क्षेत्रों में यूरोप तक जो था इन वस्तुओं का जो है निर्यात और आयात का
एक स्थापना की गई थी। और जब ये जाते थे व्यापार करने के लिए तो जो गुजराती व्यापारी था उसने जो है कस्टम की व्यवस्था की थी। तो इसके लिए उन्होंने शासक से जो है सहायता मांगी, जो बंदरगाह के शासक थे। और इस वजह से जो था 17वीं शताब्दी में जो मुग़ल बादशाह जहांगीर था वो खुद अहमदाबाद आया था और उसने जो है जितने भी छोटे छोटे राज्य थे या जो नवाब थे उनकी बात सुनकर सूरत के अंदर या दूसरे पोर्ट्स हैं इस दौरान उसने व्यवस्था की। इतना ही नहीं, पुर्तगालियों के साथ उसने जो हैगा संदर्भ भी स्थापित किया। क्योंकि अगर हम हिंद महासागर के संक्षेप में देखते हैं, संदर्भ में देखते हैं, पर्टिकुलरली जब हम वेस्टर्न इंडियन ओशन के संदर्भ में देखते हैं तो हम देखते हैं कि पोर्चुगीज़ जो थे वो किसी भी जहाज़ को नहीं जाने देते थे। उस वक्त जो था पायरेट्स का भी बहुत ज़्यादा खतरा था। तो कई सारे जो है शासक ने ऐसी व्यवस्था की थी, पर्टिकुलरली कच्छ के जो शासक थे उन्होंने जो पायरेट्स थे गल्फ ऑफ कच्छ में उनसे ये कहा था कि भाई जो जहाजी बेड़ा जा रहा है मर्चेंट्स का, व्यापारियों का, उसकी सुरक्षा के लिए जो है आप जो है उसके आसपास रहे। तो इस तरीके से कई संदर्भ हमें मिलते हैं 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में भी कि जो उन पायरेट्स ने जो है उन्होंने अटैक किया है। और इस तरीके से कई बार गुजराती शिप जो लुट सकती थी उनको जो हैगा दूर के सोमाली के बंदरगाहों के पास जो पायरेट्स होते थे उनसे बचाया है। तो पूरा जो हिंद महासागर है उसके अंदर गुजराती मर्चेंट्स का 17वीं शताब्दी में बोलबाला रहा है। तो ईस्ट अफ्रीका में, आपका पर्शियन गल्फ में, रेड सी में, मस्कट में, इन स्थानों पर रहा है। अगर अब हम जैसे दक्षिण पूर्वी उससे देखते हैं, नज़र से देखते हैं, तो गुजरात के बंदरगाहों से ये ट्रेड जो है मालाबार कोस्ट में होता था। मालाबार की लकड़ी और मालाबार की काली मिर्च और दूसरे जो थे मसाले बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो गुजराती मर्चेंट्स जो थे मालाबार से ये गुजरात के बंदरगाहों पर लाते थे और फिर उसके बाद उसको वेस्ट एशिया में या वेस्ट एशिया से उसके बाद ईस्ट अफ्रीका तक लेकर जाते थे। मालाबार की जो लकड़ी थी वो जो थी साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया में भी जाती थी। क्योंकि जो मालाबार के बंदरगाह थे वो जो थे जहाज भी बनाते थे और इन जहाज़ों की लकड़ी जो है मालाबार से ही लेकर जाती थी। क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था थी इन जहाज़ों को बनाने के लिए, जो कि कार्गो शिप्स कहे जाते थे जिन पर जो है व्यापारियों का सामान लद कर जाया जाता था, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो वो दक्षिण पूर्व एशिया तक जाता था। तो दक्षिण पूर्व एशिया के अगर हम देश देखते हैं तो मलाया है, इंडोनेशिया है, सुमात्रा है, जावा है। इतना ही नहीं, ये व्यापार जो था चीन तक जुड़ता था। क्योंकि चीन जो है 16वीं शताब्दी में उसके जो जहाज होते थे जिनको जंग कहा जाता था वो मालाबार तक आता था। लेकिन 16वीं शताब्दी तक जो है इन जंगों को जो हैगा स्टीम नेविगेशन के द्वारा रिप्लेस होने की बात सामने आ जाती है। तो जो जहाज गुजरात के अंदर बन रहे हैं या मालाबार के बंदरगाहों पर मिल रहे हैं या दोनों के योगदान से बन रहे हैं, वो जो थे अब दक्षिण पूर्व एशिया में अपना स्थान बनाने लगे थे। और इतना ही नहीं, बहुत सारे जो गुजराती मर्चेंट्स हैं, जो भाटियाज़ हैं, जो वानियाज़ हैं, वो जो है बंदरगाहों में जाकर अपने आप को स्थापित करते हैं। तो अगर हम गुजराती मर्चेंट्स व्यापारियों का गुजरात में और गुजरात के बाहर संदर्भ में देखते हैं तो गुजराती जो संख्या है व्यापारियों की वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक हो जाती है। और अगर इस ट्रेड को पूरी तरीके से हम देखें तो हमें इसका आंकलन नहीं मिलता है। लेकिन जो यूरोपीय आए थे भारत के अंदर, चाहे टॉम पायर्स आए हैं, चाहे वार्थेमा आए हैं या ड्यूरेट बारबोस आए, सब ने जो है गुजराती मर्चेंट्स की विभिन्न शब्दों में उनकी प्रशंसा की है। उनकी जो स्किल्स हैं कि किस तरीके से वो ट्रेड करते थे, किस तरीके से उनके घर का एक बच्चा जो हैगा ट्रेड स्किल्स में पारंगत होता था, उसके बारे में विवरण दिया हुआ है। इसके अलावा वो सबसे ज़्यादा जो प्रशंसा करते हैं वो गुजराती बही खातों की करते हैं कि वो किस तरीके से जो हैगा इन बही खातों को रखते थे, जो बड़ी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो व्यापार हो रहा है उसका हिसाब किताब रखते थे। और इसके लिए उन्होंने एक जो थी लिपि जो है निकाली थी जिसको मूडी लिपि कहते हैं, जो कि बहुत छिपी हुई किस्म की थी, इसको हर कोई पढ़ नहीं सकता है। यूरोप में जो है लाइब्रेरी में हमें गनीज़ा डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उन गनीज़ा डॉक्यूमेंट्स में हमें कुछ जीव व्यापारियों के और गुजराती व्यापारियों के भी दस्तावेज मिले हैं, वो मूडी लिपि में लिखे हुए हैंगे। तो 17वीं शताब्दी के संदर्भ में ये गनीज़ा डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब ये समुद्री व्यापार हो रहा था हिंद महासागर के चारों ओर, तो उनके पास जो था हर बंदरगाह का स्थान होता था।
कौन से बंदरगाह पर उनको कब जाना है, इस सब की जानकारी होती थी। तो उन्होंने जो थे अपने खुद के नक्शे जो हैं डेवलप किए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा मैप दिखाना चाहती हूँ, कृपया दूसरा मैप छात्रों को दिखाया जाए। दूसरा मैप दिखाइए। वहाँ पे चेंज करना। अब आपके सामने एक ये मैप की लिपि रखी हुई है, ये गुजराती लिपि में लिखा हुआ है। ये जो है खंबात की खाड़ी आपको दिखाई जा रही है, और किस तरीके से सूरत से चलकर खंबात में जाकर खंबात से लेकर आप ओखा तक आते हैं, और ये रास्ता जो है आपको एदन यानी कि पर्शियन गल्फ तक लेके जाता है। तो इस तरीके की जो जानकारी थी वो गुजराती व्यापारियों की जो जहाज़ थे, उन जहाजी बेड़ों को लेके जाने में, वहाँ पर जो मल्लम है उनकी, तो ये जो नाखुदा है या मल्लम है ये उसके हाथ में रहता था। इसके अलावा जहाज पर जो उन्होंने जिस परपाटी से जहाज बनाया हुआ था उसमें विशेष व्यवस्था होती थी कि जो है किस तरीके से ये 3 महीने की यात्रा जो अक्टूबर से शुरू होकर मई तक आना जाना वापस होता था गुजरात की कोस्ट पे ईस्ट अफ्रीका से, जहाँ पर वो थोड़ा थोड़ा सब जगह रुकते हुए जाते थे। इस सब की जानकारी है। इतना ही नहीं, 17वीं शताब्दी में उनको जो था ये जो आज की तारीख में अक्षांश होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं, उस सब की जानकारी नहीं थी। तो क्या करते थे, वो समुद्र के बीचों बीच में जाते थे, फिर पाल की सहायता से पीछे लौटते थे, और फिर वो जो थे वापस आगे जाकर बंदरगाह पर पहुंचते थे। उनको ये भी जानकारी थी इन बंदरगाहों की वजह से कि जो है कहाँ पर जो है ज़मीनी हिस्सा होगा, कहाँ पर कितना पानी होगा। इतना ही नहीं, जो इनको जानकारी ये भी थी कि कहाँ पर मछली या सांप दिखने पर किस तरीके की मछली दिखेगी, किस तरीके का पंछी दिखेगा, वो पंछी जो हैगा उनको जो है ज़मीन के किस स्तर तक पहुँचाएगा, समुद्र में कितनी गहराई, अभी उनको जहाज़ को लेकर कहाँ तक जाना है, कहाँ पर उनको जो है पाल को खोलना है जिससे कि हवा की दिशा में वो जा सके, या हवा की दिशा के अगर विरुद्ध जाना है तो पाल उतार कर जो है जहाज को रोकना है। तो ये जो था इस 17वीं शताब्दी के दौरान जो है कुछ चेंजेस आए। 17वीं शताब्दी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पर्टिकुलरली गुजरात के अंदर सूरत जो है एक बहुत बड़ा शहर बनकर आता है, बंदरगाह बनकर आता है।